डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपनों ने जैसा कि पिछली दो क्लासों में अध्याय फर्स्ट और सेकंड का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। अब अपने राजस्थान सेवा नियम का जो अध्याय 3 है जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA के सिलेबस में है, ये उसका नाम है सेवा की सामान्य शर्तें। उसका अपने शॉर्ट में एक बार परिचय करेंगे। इसकी अगली जो क्लासें रहेंगी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे इसकी। एक बार जो अध्याय 3 में कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं, किस संबंध में है, उसके बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। जो राज्य सेवा की जो अध्याय 3 है जो सामान्य शर्तों से संबंधित है, उसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें जो नियम है, इसमें जो अपने क्या कहते हैं नियम है, नियम 8 से लेकर 23 तक है। ठीक है, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अध्याय 1 से 6 तक नियम अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अध्याय 2 जो परिभाषाओं से संबंधित था, परिभाषाएं थी जिसमें, ठीक है, उसमें अपने क्या क्या पढ़ा था, 7:1 से लेके 7:40 तक। ठीक है, ये पढ़ चुके थे। अब जो तीसरा टॉपिक अपने अध्याय 3 है, उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। इसमें परिवीक्षा काल, वेतन इत्यादि, नियम 8। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 13 मार्च 2006 की अधिसूचना से ये नियम है जो 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। जो ये परिवीक्षा काल वाला नियम है, नियम 8, ये 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जो 8 क नियम है। ठीक, प्रथम नियुक्ति के समय आयु। ठीक है, ये आयु से संबंधित है। इसमें कि जैसे अपने नौकरी सर्विस लगते हैं तो कितनी वर्ष की उम्र का न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, आयु व अधिकतम आयु। ठीक है, इसके संबंध में रूल है। ठीक है, इसका विस्तृत अपने अगले जो क्लास होगी उसमें करेंगे। एक बार शॉर्ट में ये नियम 8 किससे संबंधित है? आयु से संबंधित है। ठीक है, न्यूनतम आयु से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो नियम 9 है, ठीक है, उसमें क्या है कि नई नियुक्ति पर चरित्र सत्यापन। ठीक है, चरित्र सत्यापन है। ठीक है, चरित्र सत्यापन भी आपको पता ही होगा, किसी भी जॉब में लगने से पहले अपने को चरित्र सत्यापन कराना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है नवीन नियुक्ति पर स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। ये कौन सा नियम है? नियम 9। ठीक है, जो अपने को क्या कहते हैं, जॉब अपने ज्वाइनिंग करवाते हैं उससे पहले कार्यालय अध्यक्ष है जो अपना क्या कहते हैं नियुक्ति अधिकारी होता है, उसके द्वारा क्या है फिटनेस का स्वस्थता प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद है नियम 10। ठीक है, इसमें नियम 10 में क्या दे रखा है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसका एक प्रारूप होता है जो नियम 10 के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद है 11, नियम 11। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र देने का सक्षम प्राधिकारी, नियम 11 से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जिले स्तर पर राजकीय अस्पताल के PMO द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, क्या जो अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो PMO प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो जिला लेवल के हॉस्पिटल होता है, जैसे जिला चिकित्सालय उसमें होता है, उससे जारी होना चाहिए, या CMHO से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नियम 12 है, स्वच्छता प्रमाण पत्र देने से मुक्त हुए राज्य कर्मचारी। ठीक है, नियम 12 में है। जैसे क्या कहते जो दूसरी पहली जॉब करते होते हैं वो दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लो कोई LDC और उसका अकाउंटेंट में हो जाता है तो वो ज्वाइन करता है तो उसको शिथिलता है। ऐसी 3-4 कंडीशनें हैं जहां जहां इनको शिथिलता मिली हुई है, जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। नियम 12 के तहत उसका अपने विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार अपने शॉर्ट रूप में जान रहे हैं राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें। ठीक है, किसी भी अपने जब किसी भी नौकरी लगते हैं तो जैसे क्या होता है उसकी शर्तें होती है। जैसे अपने किसी सेठ जी के पास भी काम करते हैं तो शर्त बताता है कि 8 बजे आना पड़ेगा, इतने बजे तक दुकान खोलनी है, इतने बजे तक ये काम करना। उसी प्रकार ही राज्य सेवा है जो इसकी भी एक मूलभूत शर्तें हैं। ठीक है, इसमें क्या है मूलभूत शर्तें हैं और वो जो नियम और 13 और 14 में है। ठीक है, एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे सरकार को अपना समय देगा।
दैनिक कर्तव्य से अधिक किए गए कर्तव्य के बदले वह कोई भुगतान नहीं मांगेगा। एक शर्त तो इसकी ये है जो कि नियम 13 में उल्लेख है, ठीक है। और नियम 14 में भी इसमें है कि अस्थायी पदों पर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं अस्थायी पदों पर, ठीक है। लेकिन इस स्थायी पद पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा, ठीक है। जो एक पद स्वीकृत स्थायी पद उसमें एक ही व्यक्ति कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नियम 15 है, नियम 15 है वो किससे संबंधित है? पदाधिकार लियन से संबंधित है, ठीक है। पदाधिकार अवकाश के दौरान, निलंबित अवस्था के दौरान, विदेश सेवा के मामले कर्मचारी 3 साल तक मतलब कि लियन कब तक बना रहता है पदाधिकारी? जैसे मान लो अपने स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। यदि अपने अवकाश पर रहते हैं, जैसे अवकाश पर रहते हैं, ठीक है, अपना लियन बना रहता है। जैसे PL है, ML है, मेडिकल अवकाश हो गया, या CL है, इस पे लेते हैं तो अपना लियन बना रहेगा, मतलब अपने को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरा, निलंबित रहते हैं तो भी अपना पदाधिकार बना रहता है, निर्वाह भत्ता भी मिलता है, ठीक है, निलंबित रहने पर, क्योंकि जब अपने बहाल होंगे तो वापिस उसी पद पर कार्य करेंगे, ठीक है। व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, ठीक है, विदेश यात्रा में कर्मचारी, विदेश सेवा के मामले में कर्मचारी 3 साल तक, अपने विदेशिक सेवा है ना उसमें क्या है कि 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक अपने वो उसका लियन रहता है, जिस पद पर होता है ना उस पर 3 साल तक की सर्विस पर लियन रहता है, ठीक है। पदाधिकार को रखना, नियम 16 से संबंधित है पदाधिकार को रखने। यदि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाए तो पदाधिकार से निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। यदि मान लो कि किसी भी CCA नियमों की कार्रवाई कर दिया तो उसका पदाधिकार से निलंबन किया जा सकता है। CCA नियम RSR के रूल जैसे 17 CCA या 16 CCA इसमें कार्रवाई होती है तो भी इसका पदाधिकार पर निलंबन किया जा सकता है। उसकी शर्तें हमने विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पदाधिकार को समाप्त करना, पदाधिकार की समाप्ति, ये नियम 18 से संबंधित है। पदाधिकार कब समाप्त होता है? CCA नियम 1958 के तहत कार्रवाई की गई हो और वह दोषी पाया गया हो, ठीक है। दोषी पाया जाता है तो उसके क्या है, जैसे मान लो कि किसी पर ACB या ACD की कार्रवाई होगी, ठीक है, और वो दोषी ठहराया गया, उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया, तो सेवा से बर्खास्त होने पर उसके पदाधिकार की समाप्ति हो जाएगी, ये नियम 18 कहता है, ठीक है। पदाधिकार पर हस्तांतरण, नियम 19, ठीक है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार है जो अपना ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। सरकार द्वारा दिया गया पदाधिकार का हस्तांतरण जनहित में होना आवश्यक है। यदि सरकारी कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे तो पदाधिकार का हस्तांतरण कर सकती है, ठीक है। और राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण, मतलब हो सकता है, नियम 20 है, ये भी जो नियम है नियम 19 की तरह ही है, ठीक है। कब कब इसका ट्रांसफर हो सकता है, कैसे हो सकता है ना। उसके बाद नियम 21 है, जो नियम 21 भविष्य निधि व जीवन बीमा के लिए अंशदान, ठीक है, इससे संबंधित है। इसमें क्या है कि जैसे अपने सर्विस लगते हैं तो अपनी क्या कहते हैं जीवन बीमा के लिए, इसमें क्या कहते हैं SI बीमा पॉलिसी होती है, ठीक है, बीमा के लिए अंशदान है, उसके नियम है। या GPF है, GPF की कटौती होती है, ठीक है, उस संबंध में इसमें नियम है। इसका भी अपने विस्तृत अध्ययन अपने अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जो एक बार ये अपने शॉर्ट में अध्ययन कर रहे हैं कि अपने को इस जो अपने ये अध्याय 3 है राज्य सेवा की सामान्य शर्तें, इसमें है क्या, ठीक है। तो इसके बाद नियम 16 भी है, इसमें जो 16 नंबर पॉइंट है उसका नियम 21 क्या है उसमें, ठीक है। 21 का नियम क्या कहता है? 21 का नियम है जो राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कंसेंट स्कीम के तहत शुरू हुआ, ठीक है। जो ये क्या कहते हैं पेंशनर को मेडिकल, और ये मेडिकल डायरी बनती थी, ठीक है, तो उससे संबंधित है नियम 21 का, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि को भविष्य निधि में जमा कराने के संबंध में आदेश राज्य सरकार की शक्ति है, ये नियम 21 ख में है। इसमें क्या होता है, जैसे हर साल, हर ईयर 2 बार DA महंगाई भत्ता बढ़ता है, ठीक है, महंगाई भत्ता बढ़ता है। जैसे इसके ऑर्डर है क्या, अप्रैल में होते हैं सामान्यतः, जो जनवरी से लेकर मार्च तक का, मतलब इसमें लिखा होता है कि अप्रैल से कैश दे होगा, ऑर्डर अप्रैल में हुआ तो, ठीक है।
ये जो है जीपीएफ खाते में जमा कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ठीक है, कौन सा नगद देना और कौन सा जमा जीपीएफ खाते में जमा कराना है। ठीक है, ये जो है नियम 21 ख के तहत है। ठीक है, 21 ख। उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर महंगाई भत्ता की बकाया राशि को भविष्य निधि खाते में जमा कराने का आदेश देने का राज्य सरकार को अधिकार है। ये नियम 21 ग है। ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, इसमें क्या है कि वो तो था कर्मचारियों से संबंधित और ये पेंशनर से संबंधित है। ठीक है, जीपीएफ खाते में जमा कराने का उन जो वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की शर्तें नियम 22 है। ठीक है, इसमें क्या है, यदि प्रशिक्षण, इसमें क्या है कि परिशिष्ट 18 ब के तहत बंद पत्र भरा जाएगा। प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने का। अच्छा, ये नियम, सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया। ये जो है प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने का, इस नियम के तहत एक बंद पत्र बनाया जाता है। ठीक है, यदि बंद पत्र के अनुरूप सेवा ना हो तो कर्मचारी से मूल वसूली की जाती है। जैसे कुछ सर्विस ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। जैसे प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण में सरकार के द्वारा, जैसे कि जो जैसे ये बिजली बोर्ड में होती है, लाइनमैन की होती है, इसमें प्रशिक्षण कराया जाता है। उसमें 50 से 60 हजार रुपये ट्रेनिंग के सरकार खर्च करती है। ठीक है, उनके द्वारा एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है। तो यदि मतलब वो नौकरी, मतलब कि सेवा की शर्तें होती है, जैसे 5 वर्ष से पहले छोड़ेगा तो उसके द्वारा वो बॉन्ड के अनुरूप राशि सरकार को वापस जमा करवानी पड़ेगी। ये नियम 21 के तहत ये शर्तें होती हैं। ठीक है, प्रशिक्षण काल में जैसे सरकार द्वारा जो खर्चा किया गया वो वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण काल से दूसरे पद पर जाने पर व्यय की जाने वाली सीमा, इसमें 21 के तहत ये निर्धारित होती है। ठीक है, उसके बाद है नियम 23 जिसमें सरकारी कर्मचारी सरकारी नियोजन में नहीं रह जाता। ठीक है, मान लो यदि कर्मचारी 3 साल से अस्थायी तौर पर नियुक्त है और उसे 3 माह पूर्व नोटिस देंगे। यदि कर्मचारी 3 वर्ष से कम की सेवा है तो 1 माह पूर्व नोटिस देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, यदि अस्थायी कर्मचारी है, जैसे जो भी कर्मचारी है, यदि कर्मचारी पर सीसीए नियम के तहत कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, यदि कर्मचारी 20/8/2001 के बाद निरंतर 5 साल की सेवा से अनुपस्थित हो तो वो उसके योग्य नहीं माना जाता। ठीक है, मान लो सीसीए नियम के तहत कार्रवाई होगी, सीसीए नियम के तहत कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। ठीक है, या 5 ईयर से वो लगातार अनुपस्थित चल रहा है। ठीक है, उस दशा में कर्मचारी को क्या कहते हैं, उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी नियोजन में नहीं रहेगा। अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस नियम 23 क में है। ठीक है, इसमें क्या है, इस नियम के तहत कर्मचारी पहले नियुक्ति में होते हैं, बाद में क्या होता है कि यदि 3 साल से ज्यादा अस्थायी पद पर नियुक्त है तो उसे 3 माह पहले नोटिस दिया जाएगा। यदि उसे 3 वर्ष की सेवा होगी है, 3 वर्ष की सेवा कर ली है उसने अस्थायी रूप से, तो 3 माह पूर्व नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, यदि उसने 1 वर्ष की सेवा पूर्ण की है अस्थायी रूप से तो 1 माह का पूर्व नोटिस देकर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये है, इसमें क्या कहते हैं, जो अध्याय 3 है उसमें नियम 8 से लेकर 23 तक है। इसका अपने विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। ये एक बार सामान्य परिचय था, मतलब कि अगली जो क्लासें रहेगी उसमें अपने को अध्याय 3 में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अपनों ने पृष्ठभूमि और संक्षिप्त रूपरेखा इसमें अपनों ने देख ली है और इसका विस्तृत अध्ययन अपने अगली क्लासों में निरंतर जारी रखेंगे। और ये सब्जेक्ट एक ऐसा है, इसमें सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब राज्य सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित RSR का अध्याय कौन सा है, अध्याय 3 है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी पढ़ के अपने अच्छे अंक ले सकते हैं। ठीक है, आपको हमारी क्लासें कैसे लग रही है अपने कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि हम आगे आने वाली क्लासों में आपकी इच्छा के अनुरूप और अधिक अच्छा कर सकें। और ये सब्जेक्ट है, यदि आप निरंतर हमारी क्लासें लोगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में विस्तृत अध्ययन के साथ अध्याय 3 का जो अपने अध्ययन करने वाले हैं।